नमस्कार, मैं अंश माथुर, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ बरेली। हम लोग आज बात कर रहे हैं एनआईसीयू की। एनआईसीयू है क्या, इसके बारे में क्या विषय है, इसके बारे में आज हम विस्तृत जानकारी लेंगे। हमारे साथ क्वालिटी एक्सपर्ट मौजूद हैं डॉक्टर कारबी भूया शर्मा जी, जिनसे हम जानेंगे कि एनआईसीयू की एक्चुअल कॉस्ट क्या होनी चाहिए। यानी कि जो शुद्ध भाषा में हम लोग जो देसी हिंदी भाषा में बात करें कि यहाँ पर जो बच्चों को मशीन पर रखा जाता है, जिन बच्चों की जन्म के बाद क्रिटिकल पोजीशन होती है, डॉक्टर लगातार उनको कहता है कि बच्चे को मशीन पर रखा जाएगा, उसका जो दैनिक यानी कि प्रतिदिन जो खर्चा होता है वो कितना होना चाहिए और डॉक्टर कितना लेते हैं, क्या पोजीशन होती है जब बच्चे को मशीन पर ले जाया जाएगा। इस सब बारे में पूरा निचोड़ के साथ हम जानकारी ले रहे हैं क्वालिटी एक्सपर्ट के साथ डॉक्टर कारबी भूया शर्मा जी से। जानते हैं कि क्या वजह होती है, कब बच्चों को मशीन पर ले जाने के लिए डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। एनआईसीयू से फुल फॉर्म होता है न्यूनेटल आईसीयू। एक्चुअली जो भी बच्चे न्यूनेट्स होता है, न्यूबॉर्न होता है, नवजात बच्चे, खासकर उनके दो मेन प्रॉब्लम होते हैं। फर्स्ट होते हैं उनका ब्रीडिंग प्रॉब्लम और नेक्स्ट होता है उनका हीट प्रॉब्लम, वार्म अप प्रॉब्लम। तो उन दो प्रॉब्लम को कवर अप करने के लिए खासकर हम बच्चों को डॉक्टर्स एनआईसीयू में एडमिट करते हैं। तो उसमें जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं प्रॉपर, उसके थ्रू बच्चे को वही मेडिकल सपोर्ट दिया जाए ताकि बच्चे को लाइफ को बचाया जा सके। तो इंक्यूबेटर होते हैं मेन, जो इंक्यूबेटर के थ्रू बच्चे की जो वार्म लॉस होता है, जो हीट लॉस होते हैं, उनको कवर अप करने के लिए इंक्यूबेटर का यूज़ होते हैं एक एनआईसीयू के अंदर। इसके अलावा एनआईसीयू के अंदर हार्ट और कार्डियो रेस्पिरेटरी मॉनिटर का यूज़ होता है, जिसके थ्रू बच्चे की जो ब्रीदिंग में क्या प्रॉब्लम है, उनका हार्ट रेट क्या चल रहा है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कार्डियो रेस्पिरेटरी मॉनिटर का यूज़ करा जाता है। इसके अलावा देयर यूज़ अ ब्लड प्रेशर मॉनिटर ऑल्सो, बट ब्लड प्रेशर मॉनिटर ये आइडेंटिफाई होता है कि बच्चे की ब्लड प्रेशर सिचुएशन क्या है, उनका स्टेटस क्या है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ब्लड प्रेशर मॉनिटर यूज़ होता है। Blood temperature monitor, through the temperature monitor they identify the temperatures, we know all that. Pulse oximeter, by pulse oximeter they identify the oxygen saturation of the body. बच्चे के अंदर ऑक्सीजन सैचुरेशन क्या है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए पल्स ऑक्सीमीटर का यूज़ होता है। खासकर मेडिकल साइंस काफ़ी डेवलप कर चुके हैं, तो ये जो वाइटल पैरामीटर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए अलग अलग मशीनरी है, उन सब को इंक्लूड करके मल्टी मॉनिटर इंट्रोड्यूस करा जा चुके हैं मेडिकल साइंस में, जिसके थ्रू इजीली बच्चे का ये वाइटल्स पैरामीटर्स को आइडेंटिफाई करा जा सके। इसके अलावा सपोर्टिव मशीनरी है, जैसे एक्सरे मशीनरी। एक्सरे के थ्रू मेन काम होता है जो बच्चे के अंदर इनिशियल टिश्यूज़, बोन्स और ऑर्गन्स में प्रॉब्लम है, उसको आइडेंटिफाई और रिकग्नाइज करने के लिए एक्सरे मशीनरी का यूज़ होता है। इसके अलावा सीटी स्कैन, एमआरआई का यूज़ होता है। थ्रू सीटी स्कैन वी कैन से द सीटी स्कैन क्या होता है, एक डेवलप्ड एक्सरे मशीनरी कह सकते हैं, कंप्यूटराइज्ड एक्सरे मशीनरी कह सकते हैं, जिसके थ्रू बोन्स, मसल्स और फैट ऑर्गन्स में जो भी प्रॉब्लम है बच्चे की, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए सीटी स्कैन का यूज़ होता है। एक चीज़ हम और जानना चाहेंगे कि बच्चे में जब भी एक जो बात की जाए, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, क्योंकि मेडिकल जो लैंग्वेज होती है वो अलग होती है, क्योंकि हमारा उद्देश्य ही यही है जो हम ये आज जो एपिसोड ये बना रहे हैं कि हम लोगों को जागरूक कर सकें कि किस तरीके से जो स्थिति चल रही है, जो अनजाने में लोग लूट रहे हैं, उनके जेबों पे डाके डाल जा रहे हैं एक चिकित्सा के नाम पर, कैसे बचाया जा सके, कैसे लोगों को जागरूक किया जा सके, इसके बारे में। तो बच्चे की क्या हालत होती है जब उसको मशीन पर ले जाया जाता है? जैसे एनआईसीयू में वही न्यूनेट्स को एडमिट करा जाता है, उनको खासकर दो मेन प्रॉब्लम, जैसे मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ इसके बारे में। मेन प्रॉब्लम होते हैं बच्चे की हीट लॉस होता है। नेक्स्ट होता है उनका प्रॉब्लम होता है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होते हैं, जिस वजह से बच्चे को एनआईसीयू में एडमिट करा जा सकता है। जैसे बच्चे को अलग करते हैं जब मदर से, तो मदर लैब से, तो उनको हीट लॉस तेज़ी से होने लगते हैं, तो उनको इंक्यूबेटर सपोर्ट की खास मतलब इमरजेंसी में उनको ज़रूरत पड़ता है। नेक्स्ट होते हैं उनको रेस्पिरेटरी सपोर्ट सिस्टम, जो हम कह रहे हैं कि हार्ट एंड कार्डियो रेस्पिरेटरी मॉनिटर, जिसके थ्रू टाइम टू टाइम मॉनिटर करा जा रहे हैं, और वेंटिलेटर सपोर्ट भी बच्चों को ज़रूरत हो सकता है उस टाइम में, न्यू बॉर्न को, जिस वजह से एनआईसीयू में एडमिट करा जा सकता है। अब एनआईसीयू की बात करें तो एनआईसीयू में कितना खर्चा आता है, कौन कौन से इक्विपमेंट लगे होते हैं, जिसकी वजह से जो परिजन होते हैं उनसे 10 से 15 हज़ार रुपये प्रतिदिन के जो वसूले जाते हैं, तो एक्चुअल में उनकी लागत क्या है और कितना उसमें खर्चा आता है प्रतिदिन का?
जैसे मैं बोल चुकी हूँ, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए जो भी इक्विपमेंट्स है उसमें जो इमरजेंसी इक्विपमेंट्स भी हम कह सकते हैं उसके बारे में। फर्स्ट होते हैं नेबुलाइज़र। नेबुलाइज़र का काम होता है जो बच्चे के चेस्ट कंजेशन होते हैं उसको हटाने के लिए नेबुलाइज़र का यूज़ होता है, जो क्यूर करने के लिए। तो उसका स्पेसिफिक जो कॉस्ट आता है उसका 2000 से स्टार्ट हो रहा है, इसे वेरी करता है। नेक्स्ट होता है ईटी ट्यूब। ईटी ट्यूब क्या होता है, जो बच्चे को जो बहुत ज़्यादा इमरजेंसी कंडीशन में है उनके लिए वेंटिलेटर सपोर्ट मस्ट होता है, उनको वेंटिलेटर सपोर्ट चाहिए। तो एक एडल्ट पर्सन के लिए दैट इज़ नॉट ए बिग इशू, तो एडल्ट पर्सन के लिए वेंटिलेटर सपोर्ट दे सकते हैं। पर एक न्यू बॉर्न को हम किस हिसाब से डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ वेंटिलेटर सपोर्ट दे, दैट इज़ ए बिग चैलेंज इन फ्रंट ऑफ द मेडिकल स्टाफ। तो उनके लिए ईटी ट्यूब का यूज़ होता है, दैट इज़ कॉल्ड एंडोट्रैकल ट्यूब कहते हैं, जो यूज़ होता है। एंडोट्रैकल एक 500 to 600 स्टार्ट होता है और एक वेंटिलेटर होता है 3 to 5 लाख का कॉस्ट होता है जिनके। पर इनका जो भी मशीनरी है उनका पर डे जो भी मिला के कॉस्ट होता है 3 to 4,000 होते हैं। 3 to 4। इसके लिए एक जो स्टाफ भी वहाँ पर लगा हुआ होता है जो बच्चों की देखरेख कर रहा होता है, जब नॉर्मली बच्चा मशीन में रखा हुआ होता है उसकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और इसी के साथ ही वहाँ पर जैसे कि आपने बताया कि 3 से 4,000 प्रतिदिन का खर्चा होना चाहिए और लिया ज़्यादा जा रहा है। इसी के साथ ही वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी, सारे ही खर्चे मिला दिए जाएं, जो स्टाफ से लेकर जो डॉक्टर के जो भी फीस है उसको लेकर, तो कितना होना चाहिए और क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उनकी? जो भी रेस्पिरेटरी सिस्टम सपोर्ट है, जैसे वेंटिलेटर सपोर्ट देना है बच्चे को, तो हर एक को तो नहीं दे, हर एक जो भी है एक्सपर्ट वो दे नहीं सकते। इसके लिए एक्सपर्ट चाहिए, वो है जो रेस्पिरेटरी फिजिशियन है, वो ही क्वालिफाइड पर्सन है जो वेंटिलेटर सपोर्ट दे सकते हैं एक बच्चे को। डेट इज़ ए बिग इशू, क्योंकि बच्चे इमरजेंसी में है और न्यू बॉर्न है, उनके लिए कोई खिलवाड़ नहीं है उनके लाइफ के लिए, तो उनके लिए एक्सपर्ट की ज़रूरत होता है। और इसके अलावा जो भी मेडिकल स्टाफ की में हम बात करें तो एक जो भी न्यूनेटल आईसीयू है, एनआईसीयू है, उसके अंदर मेडिकल स्टाफ में फर्स्ट तो नर्सिंग स्टाफ में न्यूनेटल नर्स चाहिए। इसके अलावा क्लिनिकल नर्स, फिजिशियन और जो भी है पीडियाट्रिशियन, ये मस्ट है एक हॉस्पिटल जो भी एनआईसीयू सैम्पर के अंदर। पर उसमें जो भी रेशियो होता है, नर्सिंग स्टाफ के रेशियो होते हैं 1:1 या फिर 1:2 होते हैं। मतलब एक पेशेंट के साथ एक नर्स या फिर 2 पेशेंट के साथ एक नर्स। और डॉक्टर का रेशियो होता है 1:4। इसका मीन्स होता है एक डॉक्टर, एक पीडियाट्रिशियन 4 पेशेंट को हैंडल करेंगे। इसके अलावा मैंने पहले ही बता चुकी हूँ कि जो भी रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको हैंडल करेंगे सिर्फ only the respiratory expert, he is the respiratory technician, जो भी है फिजिशियन। ठीक है, जो यहाँ पर फिजिशियन यहाँ पर जो मौजूद रहते हैं उनकी कितनी सैलरी होती है, जिसके यहाँ पर हम बात करेंगी तो प्रतिदिन उनकी जो एक इनकम बनेगी या उनकी सैलरी बनेगी वो कितनी होनी चाहिए, जिससे कि हम ये सारी बातें इसीलिए यहाँ पर दिखाना चाह रहे हैं कि सारी चीज़ों को हम रिकॉर्ड कर सकें और रिकॉर्ड करने के बाद एक लागत लगा सकें कि कितनी होनी चाहिए और उसके बाद हम आगे कितना खर्चा देंगे, और जबकि लिया ज़्यादा जा रहा है। जैसे फिजिशियन की क्वालिफिकेशन का अच्छा क्वेश्चन करा आपने। फिजिशियन की क्वालिफिकेशन जैसे हम लोग जनरली देखते हैं, मैं जो बात कर रही हूँ वो क्वालिटी स्टैंडर्ड के हिसाब से बात करूँ, पर वो हम जब रियलिटी देखते हैं तो क्वालिटी स्टैंडर्ड से वेरी कर रहे हैं। वेरी इसलिए करें, जो भी जो स्टाफ है एनआईसीयू के अंदर, मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे क्वालिफाइड स्टाफ है, क्योंकि एक ड्यूटी डॉक्टर ही, जब भी मैं देखती हूँ, जब भी जो भी एनआईसीयू में राउंड लेती हूँ, मैक्सिमम एनआईसीयू में मैं ये देखती हूँ कि एक ड्यूटी डॉक्टर ही पूरी एनआईसीयू हैंडल करे। पर रेशियो क्या होनी से 1:4 होनी से, और उनके क्वालिफिकेशन के ही शुड बी द पीडियाट्रिशियन, और वो एक पीडियाट्रिशियन प्लस उनका रिक्वायर्ड जो भी क्वालिफिकेशन है उनको होनी चाहिए न्यूनेटल आईसीयू के हिसाब से। पर वो होते नहीं। एक ड्यूटी डॉक्टर मोस्टली आईसीयू में, एनआईसीयू में ये भी है, मैंने देखी है कि उसमें जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स है, बीएचएमएस डॉक्टर्स है, वो भी उसमें काम कर रहे हैं। ऐसे नर्सिंग स्टाफ के साथ भी हो रहे हैं, पर ये वेरी करते हैं, हॉस्पिटल मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं वो लोग कितने सैलरी दे रहे हैं या फिर उनका पर्सनल मैटर। तो देखने वाली बात यहाँ पर यह है कि लगातार बच्चों की सेहत से खिलवाड़ तो किया जाता ही है, इसी के साथ ही उनके परिजनों की जेबों पे डाका भी डाला जाता है, क्योंकि वहाँ पर जैसा कि मैम ने बताया कि बीएचएमएस जो भी डॉक्टर होते हैं वो तक वहाँ पर काम कर रहे होते हैं। इसी के साथ ही जो स्टाफ ड्यूटी जो डॉक्टर होते हैं उनका जो रेशियो बताया गया है कि एक डॉक्टर 4 मरीजों को देख सकता है, यानी कि जो बच्चे होते हैं एनआईसीयू में 4 लोगों को देख सकते हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है।
बरेली को मेडिकल का हब सेंटर बनाने के लिए आगे कदम बढ़ाए जा चुके हैं। लगातार हर बरेली के कोने में नए नए अस्पताल खुलते हुए देखे जा सकते हैं। क्या वो मानक के अनुसार खुल रहे हैं? इसके लिए जो बोर्ड बनाए गए हैं क्या वो ठीक ढंग से काम कर भी पा रहे हैं, या फिर उनके हाथ पैर बांध दिए गए हैं, या फिर उनके साथ अन्य कोताहियाँ बरती जा रही हैं? कारण जो भी हो, कोरोना ने सबक तो सिखा ही दिया है भारत को कि किस तरीके से स्थितियां। सवाल आपसे दोहराएंगे कि एक बार हमें एक संक्षेप में बताएं, हमारे दर्शकों के लिए जानना चाहते हैं हमारे दर्शक कि कितना उसमें खर्चा आता है प्रतिदिन का, मशीनरी से लेकर एम्प्लॉय और जो वहाँ पर स्टाफ काम कर रहा है और जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर खर्च हो रही है, कितना उसका खर्चा आएगा? जैसे जो भी एम्प्लॉय कॉस्ट, डिप्रिशिएशन कॉस्ट और मशीनरी कॉस्ट मिला के इलेक्ट्रिसिटी को भी इंक्लूड करके पर डे कॉस्ट आते 3 to 4,000। पर मुझे भी पता है, आपको भी पता है अब कितने लिया जा रहा है हॉस्पिटलों में NICUs के नाम पे। पर जिस वजह से मुझे नहीं लगता कि दिस इज़ द वेलफेयर फॉर द वीकर सेक्शन सफ़र कर रहे कि वो इतनी पैसे कहाँ से बियर करेंगे। दैट इज़ नॉट ए पॉसिबल फॉर द वीकर सेक्शन, जिस वजह से उनके आँखों के सामने उनके बच्चे मरते हुए देखना पड़ रहा है सिर्फ पैसों के अभाव से ये हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि लगातार पैसों के अभाव से और चिकित्सक जो है नहीं मिल पा रही है लोगों को, जो कि बेतरतीब जो आंकड़े बना रखे हैं, रकम वसूली जा रही है गरीब और असहाय लोगों से उनके बच्चों की जीवन दान देने के लिए। लेकिन जबकि उसकी लागत 3 से 4 हज़ार रुपये बनती है, उसमें मशीनरी कॉस्ट भी इंक्लूड है, अस्पताल में उस एरिया में उस विभाग में चलने वाली बिजली भी मौजूद है, इसी के साथ ही जो वहाँ पर स्टाफ काम कर रहा है उसकी प्रतिदिन की सैलरी भी उसमें मौजूद है। तो लागत आ रही है 3 से 4 हज़ार और जबकि वसूले जाते हैं 10 से 15 हज़ार। गरीब और असहाय जनता क्या करेगी? क्या अपने बच्चों को अपने आंखों के सामने चिकित्सा के अभाव में तड़पते हुए देखेगी? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सरकार को इस पर कदम उठाना चाहिए जिससे कि चिकित्सा को सरल और सुबोध बनाया जा सके। कैमरा पर्सन अनमोल के साथ मैं माथुर, सिटी न्यूज़ बरेली।